ओवरफ्लो का की स्लाइड पड़ी थी और इसमें हमने ये देखा था कि ओवरफ्लो डिटेक्ट किस तरह से हो सकता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें जो रिजल्ट है वो देख के ही हम बता सकते हैं कि ये रिजल्ट जो था ये इनकरेक्ट था। तो फिर वो कंप्यूटर जो है वो उसको जब पता लगता है कि ये रिजल्ट इनकरेक्ट है तो फिर वो उसको करेक्ट करता है या कोई और सब रूटीन चलाता है जिससे कि वो हैंडल करता है उस एक्सेप्शन को या उस इंटरप्ट को। तो इसमें यानी बेसिक आइडिया ये था कि जिस तरह से अगर हम लोग दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और उनको ऐड करते हैं, अगर ये दोनों नंबर्स जो हैं इनको हम ऐड कर रहे हैं और ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं और आपका रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा है, किसी वजह से आपका रिजल्ट इस तरह का बन गया कि वो नेगेटिव है, तो इसका ये मतलब है कि ओवरफ्लो हुआ है, आपका रिजल्ट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह से मुख्तलिफ कंडीशन हैं, दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, ए छोटा है और यानी ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, यानी दोनों नंबर नेगेटिव है, दोनों नंबर को आप ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट आपका पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करके आपका रिजल्ट जो है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, इट हैज टू बी नेगेटिव। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ओवरफ्लो हो गया और आपका रिजल्ट जो है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद तीसरा सिनेरियो था कि ए में से बी को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो जब माइनस बी माइनस इंटू माइनस बी आप करेंगे तो ये प्लस बी हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। लेकिन अगर इसका रिजल्ट भी नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर गलत है। और तीसरा सिनेरियो था कि आप ए माइनस बी कर रहे हैं और ए जो है वो नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। ठीक है। तो ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है और आपका जो रिजल्ट है वो भी आपका आ रहा है पॉजिटिव, तो इसका फिर अगेन मतलब है कि आपका जो आंसर है वो गलत है। तो इस तरह से हम ओवरफ्लो को डिटेक्ट कर सकते हैं। अ, अच्छा, अब कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो कि जब ओवरफ्लो होगा तो वो एक्सेप्शन कॉज करेंगी। डज एनीवन नो व्हाट इज एन एक्सेप्शन? किसी को पता है एक्सेप्शन क्या होती है? कभी आपने ये वर्ड सुना है एक्सेप्शन का? यस सर। क्या होती है, क्या आपका ख्याल है, व्हाट इज एन एक्सेप्शन? मतलब कोई सर एक्सेप्शन एरर वगैरह टाइप दिखा दे तो हाँ, विच इज एक्सेप्शन। अननीड। हाँ, एक्सेप्शन जो है ना वो बेसिकली आपका जो नॉर्मल प्रोग्राम का फ्लो होता है ना उसमें तो वन इंस्ट्रक्शन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट हो रही होती है। एक्सेप्शन को एक्सेप्शन भी कहते हैं और कुछ किताबों में इसको इंटरप्ट भी कहा जाता है। एक्सेप्शन ये होती है कि कोई एक इंस्ट्रक्शन आपने एग्जीक्यूट की और उसका जो रिजल्ट था वो गलत आया, या वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई या कोई ओवरफ्लो हो गया। तो एक्सेप्शन का मतलब है कि उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो अगली थी उसको नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, बल्कि आप रूटीन इस यहाँ से जंप करके एक किसी सब रूटीन पे चले जाएंगे जो कि उस एक्सेप्शन को, जो भी प्रॉब्लम आई है उसको हैंडल करेगा और वो करेगी, वो जो सब रूटीन है जब वो हैंडल कर लेगी तो फिर आप वापस अपने रिटर्न के ऊपर आ जाएंगे, अगले लाइन के ऊपर। तो इसको हम लोग एक्सेप्शंस कहते हैं। तो एक्सेप्शंस कहाँ पे होती हैं? जिस तरह से ये हमने कहा कि मैथमेटिकल जब आपका ओवरफ्लो होता है तो दैट इज एन एक्सेप्शन। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं, मसलन मेमोरी में कोई डेटा नहीं था तो दैट इज एन एक्सेप्शन। कोई कमांड ऐसी आ गई थी जो रिकग्नाइज ही प्रोसेस नहीं करता था, दैट इज एन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शंस बहुत तरह की होती हैं और उसमें आपके पास एक पूरा प्रोसीजर होता है कि उस एक्सेप्शन को आपने हैंडल किस तरह से करना है। तो कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होंगी जो ओवरफ्लो के ऊपर एक्सेप्शन कॉज करेंगी, मसलन ऐड आई सब्ट्रैक्ट, ये एक्सेप्शन कॉज करेंगी। लेकिन जो अनसाइंड है जैसे से ऐड यू, ऐड आई यू या सब्ट्रैक्ट यू, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगी। जो भी रिजल्ट आएगा बस वो आपको वो रिजल्ट दे देगा, चाहे वो रिजल्ट सही है या गलत है, ये आपका मसला है। लेकिन जो नॉर्मल ऐड की इंस्ट्रक्शन है या सब्ट्रैक्ट की, वो एक्सेप्शन कॉज करेंगे अगर उनका रिजल्ट
इस तरह का आ रहा है कि वो हैंडल नहीं कर सकता प्रोसेसर। जी, ये क्लियर है? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ओके, तो चले हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन। हमने अगर मैं पीछे जाऊं, तो अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे एक एएलयू बनाया था, और इस एएलयू के अंदर हमने कहा 32 बिट एएलयू था। ये यस्टरडे हमने किया, और हमने कहा कि ये एंड कर सकता है, और कर सकता है, और ऐड कर सकता है। ये 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। और फिर हमने एक एडर भी देखा कि एडर जो है वो हम लोग किस तरह से बनाते हैं। ये हमारा फुल एडर है। तो ये 2 नंबर्स को ऐड कर देता है, और इसमें कैरी इन भी होता है और कैरी आउट भी होता है। और फिर इसी को हम रेप्लिकेट करते हैं 32 टाइम्स। मतलब ये हमने एक एएलयू बना लिया, ये 1 बिट को करता है, और फिर हमने 32 एएलयू इस तरह के इकट्ठे कर लिए। तो ये हमारे पास 32 बिट जो है एएलयू हमारे पास बन गया। तो अभी तक हमने 3 ऑपरेशंस के लिए एएलयू बनाया है, एंड का, और का, और ऐड का। अब हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर हम लोगों ने 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए अगेन हम टूज कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में आपको पता है कि आप क्या करते हैं कि आप टूज कॉम्प्लीमेंट किसी नंबर का किस तरह लेते हैं कि उसको इन्वर्ट कर देते हैं, और इन्वर्ट करके उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम अपना एडर ही लेंगे, ठीक है, और एडर में एक नंबर हमने a माइनस बी करना है। मसलन फॉर एग्जांपल a माइनस बी को हमने यानी a में से b सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस एडर पे a जो है ये डायरेक्टली हम अप्लाई कर देंगे, और जो b है उसको किस तरह अप्लाई करेंगे। उस b को हम एक इन्वर्टर से गुजारेंगे, वो इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर हम जो कैरी इन है, कैरी इन को 1 कर देंगे। तो क्या होगा, कैरी इन आपको पता है कि ऐड होता है दोनों नंबर्स में। तो होगा क्या कि बी में 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि कैरी इन जब 1 होगा तो 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ मैंने बी को इन्वर्ट किया, एक तरह से मेरे पास आ गया 1's कॉम्प्लीमेंट, और कैरी इन को जब मैंने 1 किया तो मेरे पास आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट। तो बी जो है वो अब जब एडर की इनपुट पे आया तो 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया है, और ए एज इट इज गया। अब एडर इन दोनों को फिर ऐड करेगा, लेकिन जो उसका आंसर आएगा वो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो सो बजाय इसके कि मैं पूरा एक सब्ट्रैक्टर अलग से बनाता, मैंने यहाँ पे एक मार्क्स लगा दिया है, ठीक है। और मार्क्स की 2 इनपुट्स हैं, एक में बी जा रहा है डायरेक्टली, और दूसरे में बी जा रहा है इन्वर्ट होके। जहां पे मैंने इन दोनों को ऐड करना होगा, मैं मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा कि बी डायरेक्टली यहाँ से चला जाए जब ऐड करना होगा। और जब मैंने सब्ट्रैक्ट करना होगा तो बिट इन्वर्ट को मैं 1 पे सेट करूंगा, तो बी इन्वर्ट होके यहाँ से चला जाएगा। तो जब इन्वर्ट होके जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब डायरेक्ट जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो इस बिट से, इस कंट्रोल लाइन से ये जो मक्स की है, मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ कि ए और बी ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्लियर है हर एक को, सब्ट्रैक्शन हम किस तरह कर रहे हैं उसी एलयू के अंदर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई सवाल नहीं आ रहा, या तो सबको सब समझ आ रही है, या किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, या कोई कुछ सुन ही नहीं रहा। तीनों में से क्या सिनेरियो है फिलहाल? जनाब, यार अगर क्लियर है तो यस तो बोले ना, ताकि मुझे पता तो लगे। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ओके।
अब हम देखते हैं एक और हम इस ALU के अंदर अब हमने 4 इंस्ट्रक्शंस ऐड कर दी हैं। सब्ट्रैक्ट भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर हम लोगों ने एक और इंस्ट्रक्शन इसमें ऐड करनी है, वो है टेस्ट फॉर लेस देन इनइक्वालिटी। यानी ये जो इंस्ट्रक्शन थी जो आपने पढ़ी SLT की, सेट लेस देन, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद नहीं है ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये बेसिकली T3 को कंपेयर करती है T4 के साथ। अगर T3 लेस देन T4 है तो ये T0 को 1 कर देगी, सेट कर देगी। सेट का मतलब होता है 1 सेट करना। अगर T3 बड़ा है T4 से तो ये इसको 0 के ऊपर कर देगा, ठीक है। तो SLT is an R type instruction that produces if RS is less than RT and 0 otherwise. तो ये इसको RS और RT क्या है यहाँ पे, T3 और T4, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोगों ने एग्जीक्यूट करना हो तो ये एक सिंपल सी चीज है कि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगर RS जो है वो लेस देन RT होगा तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, और अगर RS ग्रेटर देन RT होगा तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो सिर्फ जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको देख के हम ये बता सकते हैं कि RS बड़ा है या RS हमारे पास छोटा है। तो ये बस सिंपल सी इतनी सी इसकी लॉजिक है कि आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और देखना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब हम इसका अगेन हार्डवेयर देखते हैं कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो एग्जैक्टली उसी तरह से ही होगी जिस तरह से कि हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ था। यहाँ पे आपके पास बी है, ए है, इन्वर्ट होना है या नहीं होना, और हम एक स्पेशल यहाँ पे यूनिट लगा लेंगे जो कि है ओवरफ्लो डिटेक्शन का यूनिट। ओवरफ्लो डिटेक्शन इसी तरह से होगी कि अगर तो वो जो है आपका रिजल्ट गलत आ रहा है तो आपके पास ओवरफ्लो है, तो आप ये देखेंगे कि आपका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और वो ओवरफ्लो जो है वो आपको ये बता देगा कि आपने जो आपका कंट्रोल है, जो जो बिट जिसको आपने सेट करना है वो 0 होगी या 1, ठीक है। तो ये आपकी सेट लेस देन इंस्ट्रक्शन भी इसके साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, जी अगर ये पेपर में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो इनके ये जो है डायग्राम सर्किट्स वगैरह भी बनाने आएंगे साथ में? नहीं, सर्किट्स तो नहीं आएंगे उस तरह से करके। ज्यादा एग्जाम में मसलन एक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको मैं एक छोटा सा कोई कोड दे दूं सी का लिखा हुआ, ठीक है, और उसको मैं कहूँ कि इसको असेंबली में आप लिखें। इफ मतलब कोई भी इफ एल्स का मसलन मैं आपको कोड दे सकता हूँ और आपने उसको असेंबली के अंदर लिखना होगा। एक तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं कि CPU का एग्जीक्यूशन टाइम आपने निकालना होगा। CPU का एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो जो CPU की इक्वेशन है उससे निकलेगा। एमडस लॉ की कोई एप्लीकेशन आ सकती है कि एमडस लॉ अप्लाई करके आप बताएं कि आपको कितना स्पीड अप मिलता है, उस तरह का सवाल आ सकता है। जहां तक इसका ताल्लुक है जो ये हम अभी कर रहे हैं इसके अंदर जो क्वेश्चन जिस तरह के आ सकते हैं उसमें ये तो नहीं कि मैं आपको ये कहूंगा कि आप ये पूरा का पूरा ड्रॉ करें, लेकिन कोई जनरल किस्म का कोई क्वेश्चन आ सकता है। मसलन मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अच्छा अगर ये 4 नंबर्स हैं तो ओवरफ्लो किस तरह आप डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। या मैं आपको दे सकता हूँ, सर हाँ जी। सर आपने अटेंडेंस डाउनलोड कर लिया है? वो मेरी लाइट नहीं आ रही, मैंने लेट ज्वाइन किया है। नहीं, मैं अटेंडेंस इस मेकअप क्लास में हर स्टूडेंट की वैसे ही लगा देता हूँ क्योंकि मेकअप क्लास में लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, तो एवरीवन विल बी मार्क्ड प्रेजेंट फॉर मेकअप, ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो असाइनमेंट मैंने अब आप लोगों को दिए ना, दैट इज अ गुड गाइड के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, अच्छा तो
ओके, उसके बाद अगेन ये फिर वही छोटी छोटी चीजें हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये मसलन अगर ब्रांच की कंडीशन है इक्वालिटी के लिए, यानी ब्रांच इफ इक्वल, T6 और T7 अगर बराबर है तो वो ब्रांच करेगा, नहीं तो इट विल नॉट ब्रांच। ठीक है, तो इसके अंदर इक्वालिटी के लिए अगर टेस्ट करना हो कि दो नंबर्स आपके इक्वल हैं या नहीं इक्वल, तो क्या आप कर सकते हैं? तो उसके लिए भी ये है कि इक्वालिटी को भी आप सब्ट्रैक्शन से टेस्ट कर सकते हैं। तो आर एस माइनस आर टी करें, अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आर एस इज इक्वल टू आर। तो ब्रांच इक्वल और ब्रांच नॉट इक्वल को भी आप सब्ट्रैक्टर से कर सकते हैं। यानी हम लोग समझने की कोशिश करें कि हमने एक हार्डवेयर बनाया है और फिर हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको हम उसी हार्डवेयर के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई मार्क्स वगैरह लगा के और चीजें लगा के, बजाय इसके कि हर इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग अलग हार्डवेयर बनाए। तो उसमें तो हार्डवेयर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप 100 इंस्ट्रक्शन हैं तो हर एक के लिए मैं अगर डेडिकेटेड हार्डवेयर बनाने लग पड़ा तो मेरा तो हार्डवेयर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम कोशिश ये करते हैं हार्डवेयर में कि एक हार्डवेयर बनाया और फिर देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसी हार्डवेयर से किस तरह एग्जीक्यूट हो सकती हैं। तो इस तरह से ब्रांच इक्वल और ब्रांच नॉट इक्वल सिंपल सब्ट्रैक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट की जा सकती हैं। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, सो कंक्लूजन, वी कैन बिल्ड एन ALU टू सपोर्ट MIPS इंस्ट्रक्शन सेट। हमने अभी जो ALU बनाया है वो 7-8 इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी हमने अभी एग्जांपल दी, ब्रांच इक्वल की, नॉट इक्वल, सेट लेस देन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड, और नॉट। ये सारा कुछ वो कर सकता है। इसके अलावा भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए हम फिर हार्डवेयर जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो लेकिन बेसिक आइडिया है कि वी कैन बिल्ड एन ALU टू सपोर्ट MIPS इंस्ट्रक्शन सेट। key idea, use multiplexer to select the output we want. So आपको आउटपुट्स बहुत सारे मिल रहे होते हैं, मल्टीप्लेक्सर जो है वो डिसाइड करता है कि फाइनली आपको कौन सा आउटपुट चाहिए, एंड का चाहिए, और का चाहिए, नॉर का, जो भी चाहिए। ठीक है। थर्ड की आइडिया इज कि वी कैन एफिशिएंटली परफॉर्म सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट्स। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो हम एडर के थ्रू ही कर सकते हैं, हाँ, टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज करके। ठीक है। चौथा आइडिया ये है कि वी कैन रेप्लिकेट अ 1 बिट ALU। एक बिट के लिए हम अगर ALU बना लें तो उसको हम कट एंड पेस्ट करके 32 टाइम्स कर सकते हैं और 32 बिट ALU बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हार्डवेयर, ऑल गेट्स आर ऑलवेज वर्किंग। यानी कि इसके अंदर मसलन ये है तो इसके अंदर सारे गेट्स हर वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन हम आउटपुट किस गेट की ले रहे हैं, इसकी ले रहे हैं या ये वाली ले रहे हैं, ये आपके मकसद डिसाइड करेंगे। लेकिन इस ALU के अंदर तमाम गेट्स हर वक्त हर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। यानी कि ये जो है ये सारे फंक्शंस, एंड, और, ऐड, सब्ट्रैक्ट, सेट लेस देन, ये हर वक्त परफॉर्म हो रहे होंगे, लेकिन कौन सा रिजल्ट हम लेंगे ये एक मार्क्स डिसाइड करेगा। So all gates are always working. Speed of a gate depends number of inputs fan into the gate. ये कह रहा है कि आपका जो स्पीड है गेट की वो डिपेंड करता है उसके फैन इन पे। फैन इन का मतलब है उसकी इनपुट्स कितनी है। जितनी कम इनपुट्स होंगी एक गेट की उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा इनपुट्स होती हैं उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो एक गेट जिसकी 100 इनपुट्स हैं वो स्लो होगा वर्सेस एक गेट जिसकी 50 इनपुट्स हैं। तो हम नॉर्मली इनपुट्स को कम रखने की कोशिश करते हैं। अगला अगला पॉइंट है, स्पीड ऑफ अ सर्किट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ गेट्स इन सीरीज। यानी कि एक गेट से सिग्नल आ रहा है, अगले गेट में जा रहा है, उससे अगले गेट में जा रहा है, तो ओवरऑल स्पीड डिपेंड करेगी कि कितने गेट आपके सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। तो जितने कम गेट सीरीज के अंदर लगे होंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी। ठीक है। सो ये हमारे कुछ कंक्लूजन्स थे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो।
अच्छा अब ना ये मैं आपको बता नंबर ऑफ इनपुट्स इसके फैन इन। अंदर ये जी हाँ दैट इज फैन इन, नंबर ऑफ इनपुट्स, और नंबर ऑफ आउटपुट्स यानी उसके गेट के आउटपुट कितने गेट से कनेक्टेड है, दैट इज फैन आउट। नहीं मैं सर मैं पूछ रहा हूँ कि फैन इन मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स। नंबर ऑफ इनपुट्स जी, गेट की इनपुट्स। मसलन ये देखें इसकी फैन इन क्या है से लेके यहाँ तक तो 32 इनपुट्स जा रही हैं, तो इस गेट की हम कहेंगे फैन इन 32 है। इस इन्वर्टर की फैन इन क्या है 1। ठीक है, अच्छा हाँ मैं ये बात कर रहा था कि अब इसके बाद जो है हम लोगों ने पढ़ना है, आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे ये, अब हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह करेंगे। दो एल्गोरिथम्स हमने पढ़ने हैं, एक नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का कि नंबर जो है वो मल्टीप्लाई किस तरह होते हैं, और फिर दूसरा है हमारा डिवाइड करने का कि नंबर्स को हम लोग डिवाइड किस तरह करते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो किस तरह से लिखे जाते हैं। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड और फ्लोटिंग पॉइंट अगर टाइम बचा ये नेक्स्ट वीक में हम लोग करेंगे। और डिवाइड एल्गोरिथम तक आपका जो कोर्स है वो होगा मिड टर्म के लिए, तो ये हम 7th वीक तक डिवाइड कंप्लीट कर लेंगे। 7th वीक तक जो कुछ भी हमने पढ़ा वो फिर आपका मिड टर्म में आएगा। और जो 8th वीक है मिड टर्म से एक हफ्ता पहले वो हम रिवीजन के लिए रखेंगे। वो फिर आप सारा बुक पढ़ें अच्छी तरह से, और उसमें फिर जो जो चीजें आपको समझ नहीं आती वो फिर आप 8th वीक में क्लास में पूछ सकते हैं। वो क्लास हम अपने सिर्फ रिवीजन के लिए रखेंगे, उसमें नया मटेरियल नहीं कवर करेंगे क्योंकि फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एकदम से पढ़ के तो अगले दिन इम्तिहान में बैठना। ठीक है, तो ये आपका कोर्स है टिल डिवाइड एल्गोरिथम मिड टर्म तक का। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। ठीक है, तो आज ही हमने काफी कवर कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट वीक में हमने सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड एल्गोरिथम को कवर करना है, और उसके बाद हम लोगों ने रिवीजन करनी है, फिर आपका मिड टर्म है। मिड टर्म आप लोगों के ऑन कैंपस ही है सुबह से शुरू होके। ठीक है, तो चलें बस आज की क्लास के लिए काफी है। वी हैव कवर्ड द मटेरियल, और फिर हम देख लेते हैं। कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो, प्रीवियस लेक्चर से आप कुछ पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लें। सर मिड टर्म कब है? मिड टर्म 26 अप्रैल मंडे से। डिसाइड हो गया। आपके सिर्फ जी डिसाइड हो गया है, 26 से आपके पेपर हैं, और पेपर आपके ऑन कैंपस ही होंगे जिस तरह प्रीवियस सेमेस्टर्स में हुआ है। और एसओपी के मुताबिक करेंगे, लेकिन ये है कि आपके ऑन कैंपस होंगे पेपर। तो अब आपके पास 2 टीचिंग वीक्स हैं, इसके बाद 2 हफ्ते और है पढ़ाई, और उसके बाद फिर मिड टर्म्स है। तो अब आप सब लोगों को मेरा मशवरा ये है कि आप लोग पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि 2 हफ्ते काफी कम टाइम है। 5 आपके कोर्सेज होंगे जो आपने लिए हुए होंगे, तो हर कोर्स के लिए बस 2-2 3-3 दिन ही बचते हैं आपके पास। ठीक है जी, तो if there are no questions, we'll end the class. ओके सर। Okay, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।